नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाटिका में। आज हम लोग वर्णमाला चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। भाषा शब्द जो है भास धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द जो है संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है। भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वाक्य होती है। वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई वर्ण। पद को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। अक्षर और जैसे नाम, अक्षर और वर्ण में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो एक शब्द है नाम। नाम में कितने अक्षर हैं? प्रश्न पूछ ले अगर कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं, तो आप क्या बताएंगे? नाम में ना और माँ 2 अक्षर हैं, जबकि ना, धन, आ, धन, मा, धन, आ 4 वर्ण हैं। 2 अक्षर हैं और 4 वर्ण हैं। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रश्न पूछता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो आप बताएंगे भाषा की सार्थक इकाई जो है वह वाक्य है। पूछेगा भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप बताएंगे वर्ण है। पूछेगा कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, तो आप बताएंगे कि पद है या फिर शब्द है। लघुत्तम सार्थक पूछेगा तो बताएंगे पद या शब्द। अगर सार्थक पूछेगा तो बताएंगे वाक्य। अगर पूछेगा कि लघुत्तम इकाई अगर पूछेगा लघुत्तम इकाई तो आप बताएंगे वर्ण। ठीक है। यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है? भाषा भास धातु से बनी है, अर्थ होता है बोलना। वर्णमाला भाषा की जो सार्थक इकाई है वाक्य है। वाक्य से छोटी उपवाक्य, उपवाक्य से पदबंध, पदबंध से पद या शब्द, शब्द से छोटी अक्षर, अक्षर से छोटे वर्ण। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य, लघुत्तम सार्थक इकाई है पद या शब्द, लघुत्तम इकाई है वर्ण। ठीक है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होता है शब्दों का व्यवस्थित समूह। शब्दों का व्यवस्थित समूह मतलब क्या? माफ कीजिएगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। व्यवस्थित समूह। वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं? वर्णमाला में मुख्यतया स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं। एक और होता है जिसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है। स्वर कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। व्यंजन कुल कितने प्रकार के हैं? 39 प्रकार। स्वर कितने हैं? 11 हैं। व्यंजन कितने हैं? 39 हैं। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। आइए इसको कंप्लीट डिटेल में जानते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह एक एक करके। ठीक है। स्वर क्या होता है? ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी की मदद लेनी ना पड़े या जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक हो, वह क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। स्वर हैं कितने? 11 हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? 11 हो गए। इनमें जो अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर वर्ण जो हैं इसको ह्रस्व कहेंगे, इसको ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे या फिर मूल स्वर वर्ण कहेंगे। बाकी जितने हैं, बाकी शेष जो हैं वह दीर्घ स्वर वर्ण कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण कहे जाएंगे। ठीक है। बाकी शेष जो हैं वह दीर्घ स्वर वर्ण कहे जाएंगे। इन दीर्घ स्वर वर्णों में जो आ, ई और उ है ये मूल दीर्घ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूल दीर्घ कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है संयुक्त दीर्घ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संयुक्त दीर्घ कहा जाएगा। ठीक है। संयुक्त दीर्घ कहा जाएगा। आ और ई के मेल से ए बनता है, आ और ए के मेल से ऐ बनता है, आ और उ के
आ और ऊ के मेल से ओ बनता है आ और ओ के मेल से आओ बनता है। इन दोनों में गुण संधि होती है, इन दोनों में वृद्धि संधि होती है। ठीक है, संधि के चैप्टर में इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी है अगर पूछेगा तो बताएंगे आप 4। दीर्घ स्वर वर्ण कितने हो जाएंगे 7। दीर्घ स्वर वर्ण कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, ह्रस्व स्वर या और दीर्घ स्वर। एक और होता है प्लुत स्वर। अगर पूछेगा कि मात्रा के आधार पर स्वर पूछेगा तो 3 भेद होते हैं जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर वर्ण होता है जैसे लिखते हैं ओम। प्लुत का प्रयोग अमूमन वैदिक संस्कृत में, हिंदी में नहीं होता है, वैदिक संस्कृत में होता है, या फिर कोई कहानी या लेख, कहानी वगैरह लिखते हैं तो उसमें पुकारने के संबंध में किसी को, जैसे हे राम या कुछ लंबे समय तक किसी को पुकारा जाता है तो वहाँ पर प्लुत स्वर वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वर वर्ण कितने हैं 11 हैं। कितने ह्रस्व स्वर वर्ण हैं 4 हैं। दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं 7 हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण कौन कौन से हैं आ ई उ री। ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण कौन से हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। मूल दीर्घ कौन से हैं आ ई उ, और संयुक्त दीर्घ कौन से हैं ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों का भेद क्या है? 3 प्रकार के स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व मतलब क्या होता है जिसमें 1 मात्रा का समय लगे। दीर्घ मतलब 2 मात्रा का समय, और प्लुत स्वर वर्ण का मतलब होता है 3 मात्रा का समय लगे, वह प्लुत स्वर वर्ण होता है। ठीक है, स्वर वर्णों का वर्गीकरण और भी तरीके से किया गया है। एक तो अभी आपको बताया मैंने मात्रा के आधार पर, एक है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण जो है वह 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है अग्र स्वर, एक है मध्य स्वर, एक है पश्च स्वर। ठीक है, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर 2 है। एक है वृत्तमुखी, एक है आवृतमुखी। वृत्तमुखी और आवृतमुखी। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर क्या कौन कौन से होंगे? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर होता है ई ए ऐ, और मध्यस्वर क्या होता है? मध्यस्वर में एक ही वर्ण आता है, वो है आ। ठीक है, ये आसानी से याद हो जाएगा। और पश्च स्वर में क्या आएगा? जो बचे वो पश्च स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर यह चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है तो इसको बोल के प्रयोग कीजिए कि जिह्वा का कौन सा भाग प्रयुक्त हो रहा है किस वर्ण को उच्चारण करने में। ठीक है, तो वहाँ से एक क्लियर हो जाएगा। जैसे इन चारों वर्णों को बोल के देखिए तो जिह्वा का अग्रभाग प्रयोग हो रहा है, जैसे ई ए ऐ। जब आ बोलेंगे तो जैसे लगता है कि जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग हो रहा है इसके उच्चारण में, तो ये मध्य स्वर कहा जाता है। पश्च स्वर होता है आ उ ओ औ। ठीक है, एक होता है आगत स्वर, ये भी पश्च स्वर में ही आता है। आगत स्वर क्या होता है? आगत स्वर अंग्रेजी भाषा से लिया गया स्वर वर्ण है। इसे जो है हिंदी में सुविधा के लिए ले लिया गया है। जैसे कुछ शब्द जो हैं अंग्रेजी के जिनको इस स्वर वर्ण की सहायता से ही लिखा और बोला जाता है। ठीक है, इस स्वर वर्ण की सहायता से ही लिखा और बोला जाता है। जैसे है ऑफिसर, जैसे है ऑफिस। ठीक है, तो इसमें जो ये वर्ण लगा है ये स्वर वर्ण आगत स्वर वर्ण है, जो कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये भी पश्च स्वर में आएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे है ओष्ठ के आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण हुआ है उसमें है आवृतमुखी और वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या क्या आएगा? ओष्ठ का आकार वृत्ताकार हो रहा है तो वृत्तमुखी हो जाएगा। वृत्तमुखी में आता है उ ओ औ, ओ औ। बाकी के जितने भी हैं उनके जितने भी स्वर वर्ण हैं उनके उच्चारण में ओष्ठ का वृत्ताकार आकार नहीं होगा, वृत्त आकार नहीं होगा, तो वो आवृतमुखी हो जाएंगे। कौन कौन से बाकी हैं? आ ई ए ऐ। ठीक है, इनको बोल के देखिए, इनको बोल के देखिए ऊ ओ औ। ठीक है, इनमें ओष्ठ जो है वृत्ताकार हो रहा है, लेकिन इसमें ओष्ठ जो है वृत्ताकार नहीं हो रहा है, इसलिए ये आवृतमुखी हो जाएगा। आ ई ए ऐ बोल के देखेंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम।
अग्र स्वर में जीवा का अग्रभाग प्रयोग हो रहा है, मध्य स्वर में जीवा का मध्य भाग प्रयोग हो रहा है, पश्च स्वर में जीवा का पश्च भाग प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछता है जीवा के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो 3 वर्गों में। ओष्ठ के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो 2 वर्गों में। ठीक है, एक और है जिसके आधार पर स्वर वर्ण को वर्गीकृत किया गया है, वो है मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर के प्रयोग के आधार पर, खुलने के प्रयोग के आधार पर, मुख विवर के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में। स्वर वर्णों कितने भागों में प्रयोग विभक्त किया गया है, 3 माफ कीजिएगा 4 में। कौन कौन से, समृत, विवृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत और अर्धविवृत। ठीक है, समृत में कौन कौन से वर्ण आएंगे, विवृत में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अर्धसमृत अर्धविवृत में। समृत मतलब क्या होता है, जिनके उच्चारण स्थान में मुख द्वार लगभग लगभग बंद होता है। आप 10 स्वर वर्ण बोलेंगे, उसमें 11 क्यों नहीं, 10 स्वर वर्ण क्यों, क्योंकि जो री है उसका जो उच्चारण है सिर्फ मुख द्वार के आधार पर इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको इस वर्गीकरण में नहीं काउंट किया जाता है। तो 10 ही लिए जाते हैं, री जो है नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसको स्पष्ट क्लियर रखिएगा और यहाँ पर री ढूंढने का प्रयत्न मत कीजिएगा, समृद्ध विवृत अर्धसमृद्ध अर्धविवृत। ठीक है, तो समृद्ध जो है इसमें मुख द्वार जो है लगभग लगभग बंद रहते हैं। समृद्ध में मुख द्वार लगभग लगभग बंद रहते हैं, तो कौन से स्वर वर्ण बोलने पर मुख द्वार लगभग लगभग बंद मिलेंगे आपको, वह है ई और ऊ। ये जब चारों स्वर वर्ण आप बोलेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि लगभग मुख द्वार बंद है। विवृत इसके जस्ट अपोजिट है, समृद्ध के जस्ट अपोजिट है विवृत। ठीक है, मिस्टेक हो गया, जस्ट अपोजिट है विवृत समृद्ध के। ठीक है, इसमें क्या होगा, मुख द्वार लगभग पूरा खुला रहता है। एक ही स्वर वर्ण पाएंगे, वो है आ, जिसमें मुख द्वार जो है पूरा खुला रहेगा। अर्धसमृद्ध में क्या होता है, समृद्ध से थोड़ा सा अधिक मुख द्वार खुला हो और विवृत से थोड़ा सा कम मुख द्वार खुला है। इसमें कितने स्वर वर्ण पाएंगे आप, इसमें पाएंगे सिर्फ 2 स्वर वर्ण, ए और ओ। अर्धविवृत में, अर्धविवृत का मतलब होता है विवृत से थोड़ा कम, अर्धसमृद्ध से थोड़ा अधिक मुख द्वार खुला हो तो वो अर्धविवृत कहलाता है। अर्धविवृत में होता है, अर्धविवृत में होता है ए का अय, ओ का औ और एक शेष बचता है वह है आ। ठीक है, मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार का वर्गीकरण है स्वर वर्णों का। कौन कौन सा, समृद्ध, विवृत, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत। समृद्ध का मतलब होता है मुख द्वार लगभग बंद हो, इसमें 4 स्वर वर्ण होते हैं, ई उ। और विवृत का मतलब होता है मुख द्वार लगभग लगभग खुला हो, इसमें 1 स्वर वर्ण होता है आ। अर्धसमृद्ध का मतलब होता है मुख द्वार विवृत से कम, समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुला हो, इसमें 2 स्वर वर्ण होते हैं ए ओ। अर्धविवृत का मतलब होता है, अर्धविवृत का मतलब होता है कि इसमें मुख द्वार जो है अर्धसमृद्ध से अधिक, विवृत से कम खुला हो, तो इसमें अय औ और एक और आ हो जाता है। ठीक है, 3 इसमें होंगे अर्धविवृत में, 2 अर्धसमृद्ध में होंगे, विवृत में 1 होगा, समृद्ध में 4 स्वर वर्ण होंगे। ठीक है, ये हो गया स्वर वर्ण, स्वर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, एक होता है कि स्वरों की संख्या तो आपने देखा कि 11 है, लेकिन मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या 10 होती है। हमारी हिंदी भाषा में देवनागरी, हमारी हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि, हमारी हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें नागरी पद्धति है। नागरी पद्धति में जो है, ये नागरी पद्धति में जो है मात्रा पद्धति है। मात्रा पद्धति क्या है, जो स्वर हैं उन्हीं का जो संकेत रूप है वो होती हैं मात्राएं। ठीक है, संकेत रूप जो है वो होती हैं मात्राएं। तो स्वर जो है 11 हैं जबकि मात्राएं 10 क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आ और आस्वर वर्ण है इनका संकेत सिर्फ यही होता है। बाकी जो भी आ और आस्वर वर्ण जो है इनका संकेत दिख रहा है ना, यही होता है, एक ही मात्रा होती है। बाकी जितनी भी मात्राएं हैं उनका अलग अलग संकेत होता है। ठीक है, जैसे ऊ, ओ, ई उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है, कितना हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10, 10 मात्रा हो गया, 11 स्वर हो गया। क्यों 10 मात्रा, क्यों 11 स्वर, क्योंकि जो एक, ये जो 2 स्वर वर्ण हैं इनकी एक ही मात्रा होती है। जैसे अगर हम लिखेंगे
धन, ठीक है। अगर हम लिखेंगे धान, ठीक है, तो इस ध में आ लगा है, इस ध में आ लगा है, तो इस आ की मात्रा ये होगी, और इस ध में आ लगा है, तो इस आ की भी मात्रा यही होगी, ठीक है। इसलिए ये जो मात्रा है ये 10 हुई और स्वर जो है वो 11 हुए, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं व्यंजन वर्णों को। बाकी मात्रा के आधार पर मैंने बताया ही आपको कि मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं, पसीना हो रहा है, मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 वर्गों में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन आपने देखा कितना, अगर देखेंगे मूल व्यंजन इनकी संख्या है, मूल व्यंजन इनकी संख्या है, मूल व्यंजन इनकी संख्या है 33। कौन कौन से? 25 स्पर्शी, 4 हो जाएगा अंतस्थ, 4 हो जाएगा ऊष्म, ठीक है। 4 अंतस्थ कौन सा? या, र, ल, व। ऊष्म कौन सा? स और ह, ठीक है। ये अंतस्थ। 25 स्पर्शी कौन से? स्पर्शी या फिर स्पर्शी या फिर वर्गीय, स्पर्शी या फिर वर्गीय। वर्गीय क्यों बोलते हैं, स्पर्शी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में जो है मुखांगों को स्पर्श करते हुए हवा निकलती है, तो स्पर्शी हो गया। वर्गीय क्यों बोलते हैं? वर्गीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो वर्ग हैं 25, 5 वर्ग गुणे 5 लेटर, 5 वर्ण बराबर हो जाएंगे 25 वर्ण, ठीक है। यही हो गए। ये वर्ग जो हैं अपने आप में एक अलग टाइप की यूनिटी लिए हुए हैं। जैसे कैसे? 5 वर्ग हो गए क, च, ट, त, प। तो इस क वर्ग के जो 5 वर्ण हैं इनमें एक यूनिटी दिख रहा है ना। इस क वर्ग के जो 5 वर्ण हैं इसमें एक यूनिटी है क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। ये च जो है वो तालु से बोला जाता है। चा वर्ग के चारों 5 वर्ण जो है तालु से बोले जाते हैं। ये मूर्धा से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, और ये जो है दंत से बोला जाता है, और ये जो है पवर्ग जो है ओष्ठ से बोला जाता है। तो इन वर्ग के 5 वर्णों में एक यूनिटी है कि ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको वर्गों में डिवाइड कर दिया गया और ये जो है वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजन कहे जाने लगे, ठीक है। अंतस्थ और ऊष्म के बारे में ही जानते हैं। अंतस्थ का मतलब क्या है? अंतस्थ का मतलब क्या है कि इन व्यंजन वर्णों के जो उच्चारण में जीभ, ताल, दांत, ओष्ठ परस्पर सटने से होता है इन व्यंजनों का उच्चारण, ठीक है। इसी वजह से इनको अंतस्थ कहते हैं। इन व्यंजनों में जो है या और व, इन व्यंजनों में जो है या और व, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर, ठीक है। और जो र और ल है उसको बोलते हैं, र और ल है इसको बोलते हैं लुंठित, और इसको बोलते हैं पार्श्विक, इसको बोलते हैं पार्श्विक। क्या आप जानते हैं अर्धस्वर क्यों बोलते हैं इसको? अर्धस्वर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये कभी कभी स्वर होता है, कभी कभी व्यंजन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या और व का जो उच्चारण है, या और व का जो उच्चारण है, उच्चारण करते समय तो ये क्रमशः ई और ऊ के मतलब स्वरों के उच्चारण की स्थिति में होंगे, लेकिन बाद में जो है ये या और व की स्थिति व्यंजन वर्णों की स्थिति में हो जाते हैं, इसीलिए इनको जो है अर्धस्वर कहा जाता है। ये कैसे होता है इसको समझिए यहाँ पे थोड़ा। जब आपको हम संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पर यण संधि पढ़ेंगे जब आप, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ई का या हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए अति, देखिए कैसे ये पहले स्वर की स्थिति में है, बाद में चल करके ये व्यंजन की स्थिति में हो जाता है। जैसे उदाहरण है आपका, जैसे उदाहरण है अति, धन, अधिक, ठीक है। ये हो जाएगा अत्यधिक। ई था या हो गया, ठीक है। पहले ये उच्चारण और वैसे भी बोलने में अत्यधिक, अत्यधिक ये उच्चारण की स्थिति में तो स्वर की स्थिति में है। किस स्वर की स्थिति में है? या के और ऊ के, ठीक है। इसका एक उदाहरण लीजिए। इसका एक उदाहरण कौन सा होगा? जैसे सुधन,
आगत, ये हो जाएगा स्वागत, सूधन आगत, स्वागत। ठीक है, ये जो उच्चारण की स्थिति में तो ऊ की दशा, ऊ की उच्चारण की स्थिति में है, लेकिन जब लिख रहे हैं तो ये हो जा रहा है वा क्या है व्यंजन, और ऊ क्या है, ऊ क्या है स्वर। तो यह जो है इसीलिए अर्ध स्वर हुआ। ठीक है, पहले उच्चारण की स्थिति में ई और ऊ स्वर के स्वर वर्णों के उच्चारण की स्थिति में है, बाद में चल करके या और वा व्यंजन वर्णों की स्थिति में हो जाते हैं, इसीलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। रा को लुंठित, ला को पार्श्विक क्यों कहते हैं, रा को लुंठित क्यों कहेंगे और रा को पार्श्विक क्यों कहेंगे? जब आप रा वर्ण बोलते हैं तो जिह्वा जो है ऊपर जाके बहुत तेजी से लड़खड़ाती है, रा। ठीक है, तो इसी लड़खड़ाहट को लुंठित कहते हैं। ठीक है, लुंठित कहते हैं। ठीक है, जिह्वा जो है वो मुड़ जा रही है, रा बोल के देखिए, तो इसी को लुंठित कहेंगे। ला क्या है, जिह्वा जो है, जिह्वा मुख द्वार के मध्य में अवरोध कर रही है प्राणवायु के निकलने में, और जिह्वा के पार्श्व भाग से हवा जो है तेजी से निकल जा रही है, इसीलिए इस वर्ण को पार्श्विक कहते हैं। समझ में आया? लुंठित या फिर प्रकंपित बोलते हैं इसको, लुंठित या फिर प्रकंपित बोलते हैं। जिह्वा बहुत तेजी से कंपित हो रही है तो प्रकंपित बोलते हैं, लुढ़क रही है लुंठित बोलते हैं। इसीलिए तो रा को लुंठित और प्रकंपित, ला को जो है पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है, आगे आपने 33 मूल स्वर देखा, आपने कितना मूल स्वर देखा, मूल स्वर कितना, मूल व्यंजन कितना देखा आपने? 33। ठीक है, अब वर्णमाला में तो आपके 52 लेटर हैं, 11 स्वर हो गए और बाकी के जितने बचे वो व्यंजन हो गए। बाकी के क्या बचे? बाकी के 39 जो हैं वो व्यंजन होते हैं, और 2 जो है वो 11 स्वर 39 व्यंजन, 2 जो है क्या होगा? अयोग वाह होता है। ठीक है, 2 अयोग वाह होता है। ठीक है, अब मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो मूल व्यंजन अगर 33 हो गए तो और 8 व्यंजन कौन से होंगे? माफ कीजिएगा, मूल व्यंजन 33 हो गए तो और जो व्यंजन वर्ण हैं वो कौन कौन से होंगे? तो और जो व्यंजन वर्ण हैं, पहले 33 में आपको कितना बताया मैंने? 25 वर्गीय बताया, 25 वर्गीय बताया, 25 बताया वर्गीय या स्पर्शी। ठीक है, और 25 और 4 अंतस्थ हो गया, और 4 जो है ऊष्म हो गया। ठीक है, 4 अंतस्थ हो गया और 4 जो है ऊष्म हो गया। ऊष्म में क्या बताया? स और हा। ठीक है, सा और हुआ। ऊष्म क्यों कहते हैं इसको? ऊष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बोलने में, इन स्वर वर्णों को इन व्यंजन वर्णों को बोलने में संघर्ष होता है, प्राणवायु जो है घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऊष्म या फिर संघर्षी भी बोलते हैं, ऊष्म या फिर संघर्षी भी बोलते हैं। संघर्षी इसलिए क्योंकि घर्षण करते हुए निकलती है, और इसी घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है, इसी घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इसको ऊष्म भी बोलते हैं। आपके मूल व्यंजन जो हो गए वो 33 हो गए, बचे कौन कौन से? ठीक है, बचे कौन कौन से? 4 हो जाएगा संयुक्त, 4 हो जाएगा संयुक्त, 33 4 37, 2 हो जाएगा द्विगुण, और 2 हो जाएगा अयोग वाह, 2 हो जाएगा अयोग वाह। ठीक है, 25 संघर्षी और 25 स्पर्शी वर्गीय, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म या संघर्षी। ठीक है, ये समझ में आया? 4 ऊष्म या संघर्षी। ठीक है, और ये जो 4 संयुक्त है ये कौन कौन से हैं? 4 संयुक्त में होता है छ, त्र, ज्ञा और श्रा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस वर्ण से बना है, या ये किन 2 संयुक्त का मतलब 2 वर्णों का योग हो गया, तो किन 2 वर्णों का योग हो गया? तो इसमें हो जाता है क और स, क और स। ठीक है, छ, क और स से ये बनता है। ठीक है, त और रा, ये ज और जा हो जाएगा, जा और न्या, और ये स्रा जो है
ये हो जाएगा सा और रा से, स्रा जो हो जाएगा सा और रा से मिलके बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है। मिस्टेक ये हो जाता है कि जो छ है, ठीक है, इसका जो आप लिखने लगेंगे तो ऑप्शन में कभी कभार दे देता है क और स से बना है। ठीक है, तो आप इसी को टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हलंत जो होगा, हलंत जो होगा, हलंत ये क पे लगेगा। ठीक है, हलंत क्या होगा? हलंत होता है तिरछी पाई। क्यों लगता है हलंत? जब व्यंजन वर्ण जो हैं, जब व्यंजन वर्ण जो हैं बिना स्वर की मदद से बोले जाते हैं तो वहाँ पर हलंत लगाया जाता है। जैसे क जो है अगर बोला जाएगा तो हलंत लगेगा बिना स्वर के। जब स्वर इसमें जुड़ जाएगा, जब ये का धन आ हो जाएगा और सभी व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण अंतर्निहित होता है, तब यह जो है का कहा जाएगा। ठीक है ना, तो इसको समझ गए आप। द्विगुण क्या होता है? द्विगुण में है ड़ और ढ। द्विगुण के एक नाम से और जानते हैं, वो है उत्क्षिप्त। द्विगुण को एक नाम से और जानते हैं, वो है उत्क्षिप्त। द्विगुण द्विगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के गुण हैं इसमें, इसीलिए इसको द्विगुण कहते हैं। उत्क्षिप्त क्या है? उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं? उत्क्षिप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बोलते हुए ढ़ जिह्वा जो है ऊपर तेजी के साथ मूर्धा को टच करती है, उसके बाद नीचे छिप जाती है, नीचे बहुत तेजी के साथ गिरती है जिह्वा, इसीलिए इसको उत्क्षिप्त कहते हैं। ठीक है, जिह्वा ऊपर की तरफ बहुत तेजी से उठी, उसके बाद उतनी ही तेजी के साथ नीचे गिरी और प्राणवायु बाहर निकली, इसीलिए उसको उत्क्षिप्त कहते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त में कौन कौन से वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ड़ और ढ। ठीक है ना, ड़ और ढ। अयोगवाह, अयोगवाह में क्या होगा? अयोगवाह में क्या होगा? अयोगवाह में कितने हैं? 2। उत्क्षिप्त में कितने? 2। संयुक्त में कितने? 4। अयोगवाह में होता है अंग और आह। ठीक है, अयोगवाह क्यों कहते हैं इसको? अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका वहन कोई नहीं करता, ना तो स्वर ना तो व्यंजन। ये आवश्यकता अनुसार स्वर के साथ लग जाते हैं, आवश्यकता अनुसार व्यंजन के साथ लग जाते हैं, इसीलिए इसको जो है अयोगवाह कहा जाता है। आवश्यकता अनुसार स्वर के साथ लगते हैं, आवश्यकता अनुसार व्यंजन के साथ लगते हैं। जैसे मान लीजिए है, उदाहरण के तौर पर जैसे है अंकित, आ स्वर है, इसके साथ अंग लग गया। पा है, पा व्यंजन है, इसके साथ पंग, जैसे है पंकज। ठीक है, तो इसके साथ जो है ये लग गया स्वर के साथ, ये लग गया ये लग गया व्यंजन के साथ, ये लग गया स्वर के साथ, जिसको जैसी जरूरत पड़ी उसी हिसाब से लग गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको अयोगवाह कहा गया, क्योंकि इसका वहन ना तो स्वर ने किया ना तो व्यंजन ने किया। ठीक है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहा गया। तो अब क्लियर हुआ जाके, वर्णमाला जो है क्लियर हुई आपकी। वर्णमाला, वर्णमाला में कितने लेटर हैं? वर्णमाला में लेटर हैं 52। 52 कैसे हुए? स्वर हो गए 11, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, ये हो गए स्वर हो गए 11, स्पर्शी या वर्गीय जो हो गए वो हो गए 25, और अंतस्थ, अंतस्थ सबको बताया मैंने किसको क्यों किस लिए कहा जाता है। अंतस्थ जो हो गया 4, ऊष्म, ऊष्म हो गया 4, संयुक्त 4, द्विगुण 2, अयोगवाह ये भी 2, अयोगवाह ये भी 2, टोटल 52। ठीक है, ये हो गया। आइए व्यंजन वर्णों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। व्यंजन वर्ण जो है इनको प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ण आता है? महाप्राण में कौन कौन सा वर्ण आता है? अल्प प्राण में आता है वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ वर्ण ये अल्प प्राण में। महाप्राण में क्या आता है? 2 और 4 और ऊष्म, ये महाप्राण में आते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा मैंने क्योंकि याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अल्प प्राण मेरे साथ बोलिए, जैसे 1 3, पहले उसकी व्याख्या सुनिए। 1 3 5 जो है, 1 3 5 जैसे क वर्ग है, क ख ग घ और अंगा।
अंगा में भी देखिएगा ड़ ऐसे लिखा जाता है, अंगा ऐसे लिखा जाता है। अगर आपने अंगा को इस तरीके से लिखा तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो 1 3 5 है, ये वर्ग का 1 3 और 5वां लेटर जो है ये अल्प प्राण होगा, 1 3 5, और ये दूसरा और ये चौथा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। इसको समझिएगा। 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण है, 1 3 5 अंतस्थ, इसको ऐसे लिखिए, 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण है, 2 और 4 और उष्म महाप्राण है, 2 और 4, मेरे साथ इसको याद कर लीजिए, 2 और 4 और उष्म महाप्राण है, 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण है। अगर आप लोगों को अंतस्थ नहीं पता है 100 बार उठक बैठक कीजिए, तुरंत पता चल जाएगा अंतस्थ क्या है, ठीक है। या व र ल, ठीक है, ये अंतस्थ होता है। उष्म क्या होता है? स और हा, ये उष्म होता है। अल्प प्राण महाप्राण क्लियर हुआ। 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण है, महाप्राण में क्या है? 2 और 4 और उष्म महाप्राण है, उष्म में क्या है? स और हा, ठीक है। 2 4 क्या है? वर्ग, यही जो वर्ग है ये क वर्ग है। ऐसे ऐसे करके कितने वर्ग हैं? क च त प, 5 वर्ग हो गए। पांचों में 5 लेटर हो गए, तो ये हो गए 25 वर्ण, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम तृतीय पंचम 1 3 5 अंतस्थ अल्प प्राण है, 2 और 4 और उष्म महाप्राण है। तो प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए एक जगह पर। आइए देखते हैं दूसरा। एक होता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने कितने वर्गों में व्यंजन वर्णों को विभक्त किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? अघोष और सघोष या फिर घोष। अघोष, सघोष या फिर घोष, ठीक है। सघोष कहे या घोष कहे एक ही बात है। अघोष कहे, अघोष मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। अघोष में कौन कौन सा आएगा? प्रथम, द्वितीय और उष्म का, और उष्म व्यंजन का स और स आता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हा वर्ण नहीं आता है, ठीक है। सा 3 ही सा आता है, तीनों सा आ जाता है, ठीक है। तीनों सा आ जाता है। सा, क्या हो रहा है ये? सा और सा, ठीक है। ये सा और हा नहीं आता है, वर्ग का प्रथम द्वितीय, ठीक है। क ख ग घ अंगा, ठीक है। प्रथम द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, ये पंचम, ये क वर्ग हो गया। ऐसे ही पांचों वर्ग हैं क च ट त प, ठीक है ना। सघोष में क्या होगा? शेष जो है 3 4 5, और अंतस्थ में य व र ल, और ये जो बचा था हा, ठीक है, हा भी, ठीक है। तो सघोष में कौन कौन से हो जाएंगे? सघोष में हो जाएगा अंतस्थ और हा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा सघोष, ठीक है। अघोष में क्या हो जाएगा? प्रथम, द्वितीय, स, ठीक है। सघोष अघोष क्लियर हो गया। सघोष अघोष क्लियर हुआ। और अगर स्वर की बात करें तो सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण है। सभी स्वर जो हैं सघोष और अल्प प्राण है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या बचा है? उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ संयुक्ताक्षरों के उच्चारण के बारे में, ठीक है। संयुक्त अक्षरों के उच्चारण, ठीक है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की 3 रीतियां कही गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है संयुक्त ध्वनि, ठीक है। एक होती है संयुक्त ध्वनि, एक होती है संपृक्त ध्वनि, एक होती है संपृक्त ध्वनि, संपृक्त, ठीक है। एक होती है संपृक्त ध्वनि, एक होता है द्वित्व या फिर युग्मक ध्वनि, एक होता है द्वित्व या फिर युग्मक ध्वनि,
ठीक है, द्वित्व ध्वनि। संपृक्त संयुक्त द्वित्व क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे व्रत, व्रत, ठीक है, जैसे हो गई ग्लानि, जैसे हो गया प्राण, जैसे हो गया प्राण, और कौन सा, जैसे हो गया म्लान। इसमें दो व्यंजन वर्ण, दो व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है? इसमें व और रा जो है, व और रा जो है आ के सहारे लिखा जा रहा है। इसमें ग और ल जो है वो आ के सहारे लिखा जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक ही स्वर वर्ण के सहारे दो व्यंजन ध्वनियाँ अगर लिखी जा रही हैं तो वो संयुक्त ध्वनि है, ठीक है। इसमें और इसमें ऐसे, इसमें क्या है? प और रा, ठीक है। इसमें क्या है? म्लान, इसको ठीक से लिख दीजिए, म्लान, म्लान, म और ला, ठीक है। ये आके सहारे, ये आके सहारे एक ही व्यंजन, दो व्यंजन वर्ण एक ही स्वर वर्ण के सहारे अगर लिखा जाता है तो वो संयुक्त ध्वनि कही जाती है। संपृक्त ध्वनि क्या होगी? संपृक्त ध्वनि क्या होगी? संपृक्त ध्वनि का मतलब होता है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो संपृक्त ध्वनि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर चंबल, उदाहरण के तौर पर चंबल, चंबल में जो माँ है वो चा और बा से संयुक्त हो गया है। चंबल मतलब चा के बाद माँ, बा के पहले माँ, ठीक है, दोनों से संयुक्त है ये। तो यह ध्वनि जो होगी वो संपृक्त ध्वनि कही जाएगी। यह ध्वनि जो होगी वो संपृक्त ध्वनि कही जाएगी। जैसे चंबल हो गया, जैसे हो गया बंदर, जैसे हो गया बंदर, बंदर में जो ना है वो ब से संयुक्त और ध से संयुक्त है। जब एक ध्वनि दो व्यंजन वर्णों से संयुक्त हो जाए तो उसे जो है संपृक्त ध्वनि कहा जाएगा, ठीक है। चंबल हो गया, बंदर हो गया, जैसे हो गया और क्या एक उदाहरण और देखिए कौन सा हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा जैसे संबल, जैसे संबल, माँ जो है वो सा से और ब से दोनों से संयुक्त है। युग्मक ध्वनि या द्वित्व ध्वनि क्या होती है? युग्मक और द्वित्व ध्वनि का मतलब होता है जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह जो है युग्मक या द्वित्व ध्वनि कहलाएगी, युग्मक या द्वित्व ध्वनि कहलाएगी। जैसे दिक्कत, दिक्कत, दिक्कत में का द्वित्व हो रहा है, ठीक है। जैसे मरम्मत, मरम्मत में माँ का द्वित्व हो रहा है तो माँ ध्वनि युग्मक हो गई। जैसे अक्षुण्ण, 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 अक्षुण्ण में ड़ का द्वित्व हो रहा है, ठीक है। जैसे मन्नत, जन्नत, जैसे मन्नत, मन्नत में ना का हो रहा है। तो संयुक्त ध्वनि क्या? एक ही स्वरवर्ण के सहारे अगर दो व्यंजन ध्वनियाँ बोली जाती हैं तो वह संयुक्त ध्वनि कही जाएगी, ठीक है। संपृक्त ध्वनि क्या? संपृक्त ध्वनि का मतलब होता है जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह संपृक्त ध्वनि कही जाएगी। युग्मक क्या होता है? जब युग्मक का मतलब होता है किसी शब्द में जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनि कहलाएगी, ठीक है। क्या शेष बचता है इसके अतिरिक्त? इसके अतिरिक्त शेष बच रहा है उच्चारण स्थान। वर्णमाला में क्या शेष बच रहा है इसके अतिरिक्त? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को भी लगे हाथ देख लेते हैं। उच्चारण स्थान में मैं आपको 7 से 8 सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है। इसको रट लीजिए, इससे उच्चारण स्थान में कल्याण हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कहीं से भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप उच्चारण स्थान में नहीं अटकने वाले हैं तो बिल्कुल नहीं अटकने वाले हैं, ठीक है। एक है अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठः, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। एक है इचु यसा नाम ताल, इचु यसा नाम ताल, ठीक है। इसकी व्याख्या भी देखते चलिए। अकुह माने अ और बड़ा आ, कु माने का वर्ग, कु माने का वर्ग, कु माने का वर्ग, और क्या है? विसर्ग और हा, अकुह और है हा, और उसके बाद क्या है? विसर्ग और क्या है?
विसर्ग, विसर्ग कैसे लिखा जाता है, ऐसे ठीक है, विसर्ग। तो ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ होगा, और इन वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ होगा, और इन जो वर्णों को कंठ वर्ण कहेंगे। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, दो स्वर हो गए, क वर्ग हो गया, ह और अह, यानी कि विसर्ग जो हो गए, इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा। ठीक है ना, इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ हो जाएगा। इचू ऐसा नाम तालु, ई ये दोनों स्वर वर्ण हो गए, और ई ये दोनों स्वर वर्ण हो गए, चा वर्ग हो गया, और या और सा इनका जो उच्चारण स्थान है वह तालु है, और ये वर्ण जो है तालव्य कहे जाएंगे। इचू ऐसा नाम तालु। ऋतु रखाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। आप लोग कह रहे होंगे कि ये जो लास्ट का वर्ण है इसमें, ठीक है, ऋतु रखाणाम मूर्धा, जो लास्ट का वर्ण है नाम, नाम, राम, तो ये भैया सप्तमी विभक्ति में है। सप्तमी विभक्ति का रूप कारक चिन्ह होता है में, पै, पर। ठीक है, में, पै, पर। ठीक है, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अ, क वर्ग, ह विसर्ग, इन वर्णों का विसर्ग में कंठ उच्चारण स्थान है। ठीक है, इन वर्णों में कंठ उच्चारण स्थान है। ठीक है, इसीलिए लास्ट का जो वर्ण है इसको छोड़ते हुए बाकी को समझते हुए चलिए। ठीक है, किन में कौन सा उच्चारण स्थान है। ऋतु रखा नाम मूर्धा, री हो गया, एक बड़ी री कैसे लिखा जाता है, ऐसे दो बार हो गया। ठीक है, तो बड़ी हो जाती है। ठीक है, री हो गया, ट वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। ठीक है, और र हो गया, और सा हो गया, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वो मूर्धा हो जाएगा, और ये मूर्धन्य कहे जाएंगे। ठीक है, मूर्धन्य कहे जाएंगे। ठीक है, ऋतु रखा नाम मूर्धा। और है ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। री हो गया, ता वर्ग हो गया, ला हो गया, और सा हो गया। इसमें कौन सा सा था, इसमें षटकोण वाला था, मूर्धा से होता है, इसमें छोटा सा है, ये दंत से होता है, दंत्य। इन वर्णों को क्या, इन वर्णों को क्या कहेंगे, दंत्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, लृतुलसा नाम दंता। आगे है उपू पद्मनीय नाम, उपू पद्मनीय नाम, उपू पद्मनीय नाम ओष्ठव, उपू पद्मनीय नाम ओष्ठव। इसमें है ऊ वर्ण, ऊ वर्ण पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। ठीक है, एक चीज और है, उपध्वनि, उपध्वनि ऐसे लिखा जाता है, प और फ के सामने जब इस तरीके का संकेत लग जाता है तो इसे उपध्वनि प, उपध्वनि फ कहते हैं, उपध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इसलिए इसको जानने की बहुत जरूरत नहीं है। इसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होगा। ठीक है, उपपध्वनीय नाम ओष्ठव। ठीक है, उपपध्वनीय नाम ओष्ठव में ऊ पवर्ग, पू का मतलब पवर्ग हो गया, और उपध्वनि। ठीक है, इनका जो प्रयोग है वो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा, और ये वर्ण जो है ओष्ठ वर्ण कहे जाएंगे। आगे क्या है, आगे है एदैतोह, एदैतोह कंठ तालु। ठीक है, एदैतोह कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण है कंठ और तालु, ए और अ का उच्चारण है कंठ और तालु। आगे है ओदौतोह, ओदौतोह, आगे है ओदौतोह कंठोष्ठम, कंठोष्ठम अर्थात ओत और औत, ओदौतोह, ओ और औ का कंठ और ओष्ठ होगा, कंठ और ओष्ठ होगा। ठीक है, कंठ और ओष्ठ होगा। वकारस्य, आगे है वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ। ठीक है, दंत और ओष्ठ होगा वा का उच्चारण स्थान। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, इसको थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कीजिए, और इससे कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान अगर इसको आप याद किए हैं तो इसी में से आप बता ले जाएंगे। किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान भटकने की जरूरत नहीं है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ
कु माने क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इचू ऐसा नाम तालु, ई चू यानी कि च वर्ग, य और बड़ा सा का उच्चारण स्थान तालु है। रीटू रखा नाम मूर्धा, री ट वर्ग, र और सा का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। ठीक है। ऋतु लसा नाम दंता, री त वर्ग, ल और सा का उच्चारण स्थान दंत है। उपपद्मनिया नाम ओष्ठौ, ऊ प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। ठीक है। उपध्वनि आपको बताया ही अभी। ए दैतो कंठ तालु, ए और ए, एत ऐद, ए दैतो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। वकार से दंतोष्ठम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिन में 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा और इसी से आपका उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएगा। एक और होता है उच्चारण स्थान, र और ला का उच्चारण स्थान होता है वर्त से बोलते हैं इसको एक सेकंड, इसको बोलेंगे वर्त्स, ऐसे लिखा जाएगा वर्त्स। ठीक है। र और इसी वर्त्स को बोलेंगे दंत मूल, जो ऊपर का दांत है। ठीक है। जो ऊपर का दांत है, ये इस दांत का जो मसूढ़ा है वही वर्त्स कहा जाता है। ठीक है। तो र और ला बोल के देखिए, र ल। ठीक है। जीभ जाके मसूड़े को टच कर रही है तो इसे दंत मूल या फिर वर्त्स भी बोलेंगे। ठीक है। इसका उच्चारण स्थान दंत मूल और वर्त्स भी बोलेंगे। एक वर्ण का 2 उच्चारण स्थान हो सकता है बड़े आराम से। ऐसे है एक जो पंचमाक्षर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जो पंचमाक्षर है या फिर इसे नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। पंचमाक्षर नासिक वर्ण क्या है? पंचमाक्षर नासिक वर्ण है ञ, य, म, ङ, न नाम नासिका चा। ठीक है। ये हो गया, ड़ हो गया, न हो गया और म हो गया। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका होता है, इसीलिए इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। नासिक वर्ण भी कहते हैं या ङ, ड़, न, म। ठीक है। इन पंचमाक्षरों को इसे पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान नासिक के है। ऐसे इनका अलग अलग उच्चारण स्थान भी है। जैसे क में जब आप देखेंगे क वर्ग में तो इनका कंठ से उच्चारण होता है। ञ में देखेंगे तो इसका तालु से, इसका जो है मूर्धा से और इसका जो है दंत से, इसका जो है ओष्ठ से उच्चारण स्थान होता है। इनका अलग अलग उच्चारण स्थान भी है। इनका एक उच्चारण स्थान है नासिक। ठीक है। नाक से इनकी जब उच्चारण करते हैं नाक से अधिक हवा निकलती है और मुख से कम हवा निकलती है, इसलिए इसको नासिक कहा जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान नासिक भी कहा जाता है। इनको नासिक भी कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ठीक है। र ला को वर्ष कहते हैं। ये आपका उच्चारण स्थान कंप्लीट उच्चारण स्थान है। कभी कभार ये पूछ लेता है कि उच्चारण स्थान पूछ तो लेगा कंठ के साथ ये भी पूछ लेगा कि अल्पप्राण है महाप्राण है। तो अल्पप्राण में मैंने आपको बताया है कि 1, 3, 5 अंतस्थ अल्पप्राण है, 2 और 4 और ऊष्म महाप्राण है। ठीक है। अंतस्थ और ये बता दिया और उसके साथ ही आपको बताया था सघोष और अघोष को। जैसे इसके साथ साथ अगर आपको पूछ लेता है सघोष और अघोष तो प्रथम द्वितीय और सा और सा, ये तीनों सा ये जो है अघोष हैं। ठीक है। बाकी के जो वर्ण हैं तृतीय, चतुर्थ और पंचम और अंतस्थ या र ला वा, और इस सा के बाद जो उसमें का ह बचा था वो ह भी, ये जो है सघोष होंगे। बाकी सभी स्वर जो हैं वो सघोष हैं और सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये वर्णमाला चैप्टर का एक क्विक रिवीजन है। इससे अधिक मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप इसको पढ़कर ही जाइएगा। वर्णमाला बहुत छोटा टॉपिक भले ही है लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। वर्णमाला इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि यह हिंदी का बेस है, तो पढ़ना और जानना दोनों ही जरूरी है। ठीक है। तो वर्णमाला का ये कंप्लीट रिविजन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।